हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। और कुछ और अहम खबरें। आज से चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू हो गई है और ये 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी राजनीतिक दल को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ चंदा दे सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं को चुनावी बॉन्ड के 16वें चरण की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। एसबीआई की ये 29 शाखाएं कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में हैं। चुनावी बॉन्ड जारी करने के 15 दिनों के भीतर वैध रहता है। वैधता समाप्त होने के बाद अगर बॉन्ड जमा किया जाता है तो उससे संबंधित राजनीतिक दल का भुगतान उसे नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों के डोनेशन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की थी। इसके तहत राजनीतिक दलों को नकद चंदे के बजाय चुनावी बॉन्ड का विकल्प रखा गया है। ये बॉन्ड साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते हैं। पहले चरण में चुनावी बॉन्ड की बिक्री 2018 में 1 से 10 मार्च को हुई थी। लॉकडाउन के बाद देश में आर्थिक गतिविधियों में आ रही तेजी के साथ ही जीएसटी कलेक्शन में भी तेजी का रुख बना हुआ है। इस साल मार्च में जीएसटी राजस्व संग्रह ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मार्च में कुल 1,23,902 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। ये पिछले साल इसी महीने यानी मार्च 2020 के मुकाबले 27% ज्यादा है और जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद से हर महीने हुए जीएसटी संग्रह के मामले में भी ये सर्वाधिक है। आज जारी हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 में संग्रहित राजस्व में सीजीएसटी 22,973 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 29,329 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 62,842 करोड़ रुपए और 8,757 करोड़ रुपए उपकर राशि शामिल है। आईजीएसटी में 31,097 करोड़ रुपए और उपकर राशि में 935 करोड़ रुपए आयातित वस्तुओं पर वसूली गई राशि शामिल है। इसके अलावा सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी से 21,879 करोड़ रुपए और 17,230 करोड़ रुपए आईजीएसटी से ट्रांसफर किए हैं। इसके अलावा सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 28,000 करोड़ रुपए का प्रोविजनल भुगतान भी किया है। पिछले साल अक्टूबर से इस साल मार्च तक ये लगातार छठा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन लगातार 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है। अक्टूबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन 1,05,155 करोड़ रुपए रहा था। इसके बाद नवंबर 2020 में यह आंकड़ा 1,04,963 करोड़ रुपए रहा। दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1,15,174 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। नए साल में यानी इस साल जनवरी में जीएसटी कलेक्शन ने 1,19,875 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ और फरवरी में यह आंकड़ा 1,13,143 करोड़ रुपए रहा। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1,23,902 करोड़ रुपए
रहा। अब अगर नजर डालें पिछले वित्त वर्ष में इन्हीं महीनों के दौरान हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर, तो अक्टूबर 2019 में 95,379 करोड़ रुपए, नवंबर 2019 में 1,03,491 करोड़ रुपए, दिसंबर 2019 में 1,03,184 करोड़ रुपए, जनवरी 2020 में 1,10,818 करोड़ रुपए, फरवरी 2020 में 1,05,361 करोड़, मार्च 2020 में 97,590 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन रहा था। देश में डिजिटल लेन देन ने भी नया रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले महीने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए किए जाने वाले लेन देन में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। मार्च में यूपीआई के जरिए 5,04,000 करोड़ रुपए मूल्य के लेन देन किए गए। फरवरी के मुकाबले यह आंकड़ा 19% ज्यादा है। इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पर आईपीओ के जरिए किया गया निवेश भी शामिल है। यूपीआई के जरिए आईपीओ में किया गया निवेश, यूपीआई प्लेटफॉर्म की शुरुआत से इसके जरिए होने वाले निवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद देश में यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। 2020-21 के पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान यूपीआई लेन देन की कुल लागत 34,19,000 करोड़ रुपए हो गई है। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती का आदेश वापस ले लिया गया है। मतलब बैंकों और डाकघरों में जमा धन पर आपको पुरानी दर से ही ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्याज दर में कटौती के आदेश को वापस लेने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो वित्त वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही में थी, यानी मार्च 2021 की ब्याज दर ही आगे भी मिलेगी। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज तिमाही आधार पर अधिसूचित की जाती है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान के आतंकवादी हरकतों की वजह से सार्क अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक आगे बढ़ता जा रहा है। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के 7 सदस्यों भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में आज बिम्स्टेक के देशों के बीच आर्थिक एकीकरण के लिए काम करने पर सहमति बनी। श्रीलंका ने विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले संगठन के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि अगले साल शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक चार्टर तय हो जाएगा। उस समय तक इसके सचिवालय के स्वरूप को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक के आर्थिक एकीकरण के लिए यातायात से जुड़ने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। इससे एक दूसरे की सीमा से माल वाहनों का आना जाना आसान होगा और बढ़ेगा। इसके अगले चरण में पोस्टल शिपिंग समझौता और मोटर वाहन समझौता भी तय किया जाना है। उन्होंने कहा कि भारत में इस साल के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें बिम्स्टेक के सभी देशों को आमंत्रित किया जाएगा। अगले साल श्रीलंका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। I'm delighted that the member states have finalized a BIMSTEC master plan for transport connectivity, which is expected to be adopted at the 5th BIMSTEC summit. It would be an important step towards fulfilling the aspirations of the people of our region for better connectivity and integration. We also need to put in place legal framework for smooth connectivity in the region by finalizing the BIMSTEC coastal shipping agreement and the motor vehicles agreement at an early date. Development and prosperity go hand in hand with peace and security. We face both traditional and non-traditional security challenges. Cooperation in the security sector, therefore, has a special significance for us. देशव्यापी टीकाकरण अभियान का विस्तार करते हुए केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने के सभी दिनों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण किए जाने की घोषणा की है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उन्हें अप्रैल 2021 के दौरान छुट्टियों सहित महीने के सभी दिनों में टीकाकरण केंद्रों में कोविड वैक्सीन की खुराक देने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। यह कदम 31 मार्च को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ
विस्तृत विचार विमर्श के बाद उठाया गया है, जिससे कोविड टीकाकरण की गति और कवरेज में तेजी से वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। यही नहीं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सभी कोविड टीकाकरण केंद्रों का बेहतर उपयोग करने की भी योजना बनाई गई है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आज से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीनेशन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इस चरण में 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए उन्हें हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं रह गई है। दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक का कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्हें भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन की डोज दी जा रही है। आज जो ये नई शुरुआत करी गई है वैक्सीनेशन के एक नए ग्रुप की, जो 45 के ऊपर के सारे लोगों को, उसमें कोई राइडर नहीं है कि कोमॉर्बिडिटी ये वो, तो हम लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज थोड़ा ज़्यादा उत्साह होगा लोगों में। और जैसे ही सवेरे हम लोगों ने अपना सेशन खोला है तो उत्साह ज़्यादा था। देश में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में कोविड-19 ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर किया गया। इसके साथ ही 1 मार्च से शुरू हुए दूसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों और कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। देश में अब तक 6 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड टीकाकरण अभियान के 75वें दिन 20,63,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 3 करोड़ 5 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और 78,63,000 से ज्यादा कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 1,20,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और करीब 18,000 कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 82,60,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली और 52,50,000 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है, जबकि 91,74,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली और 39,45,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। वहीं देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर गिरकर 93.89% के स्तर पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को कुल 72,330 से ज्यादा नए सक्रिय मामले सामने आए, जबकि 40,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,14,74,000 हो गई है। इस समय देश में 5,84,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या का 4.78% है। देश के 8 राज्यों में 84.61% नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में प्रतिदिन दर्ज किए जाने वाले नए मामलों की संख्या सबसे अधिक 39,544 है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 4,563, कर्नाटक में 4,225 नए मामले आए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच में से 70% से अधिक जांच RT-PCR द्वारा कराने की सलाह दी है। लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनते समय कैरेक्टर, कंडक्ट, कैलिबर और कैपेसिटी यानी 4C पर ध्यान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बातें तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव S.K. जोशी की पुस्तक इको टी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस के तेलुगु संस्करण सुपरिपालना का लोकार्पण करते हुए कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुर्भाग्य से कास्ट, कम्युनिटी, कैश और क्रिमिनलिटी ने कैरेक्टर, कंडक्ट, कैलिबर और कैपेसिटी का स्थान ले लिया है, जो सुशासन के लिए अपरिहार्य विषय है। उन्होंने कहा कि नागरिक केंद्रित शासन तभी आ सकता है जब शासन केंद्रित मतदान की परंपरा अस्तित्व में होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खुशहाली सुशासन से आती है और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सुशासन की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने सरकार के सभी प्रयासों में तारतम्यता लाने का आह्वान किया ताकि सभी नागरिकों का जीवन बेहतर किया जा सके। मशहूर अभिनेता रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 सदस्यीय कमेटी ने इस बारे में सर्वसम्मति से फैसला लिया। रजनीकांत को साल 2019 के लिए 3 मई को दादा साहब
फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 5 दशकों से फिल्मों में सक्रिय रजनीकांत को पद्म विभूषण के अलावा कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई जानी मानी हस्तियों ने रजनीकांत को इस सम्मान के लिए बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने लिखा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी रजनीकांत ने मानवीय चरित्र के कितने ही आयामों को पर्दे पर जिया है और दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। उपराष्ट्रपति ने रजनीकांत को उनकी भावी उपलब्धियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में लिखा कि कई पीढ़ियों में समान रूप से लोकप्रिय ऐसा व्यक्तित्व जिनके काम की बराबरी बहुत कम लोग कर सकते हैं, विविध भूमिकाएं और आकर्षक व्यक्तित्व, ये आपके रजनीकांत हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि थलाइवा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाना बेहद खुशी की बात है। सुपरस्टार रजनीकांत 5 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। रजनीकांत का जन्म दिसंबर 1950 में बेंगलुरु में मराठी परिवार में हुआ। रजनीकांत का असली नाम शिवाजीराव गायकवाड़ था। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के चलते बस कंडक्टर का काम करने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। 1975 में आई तमिल फिल्म अपूर्वा रांगल से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। दक्षिण कश्मीर में हिमालय की गुफाओं में स्थित श्री अमरनाथ की सालाना धार्मिक यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया कि 56 दिन की ये यात्रा पहलगाम और बालटाल के रास्ते 28 जून से शुरू होगी और 22 अगस्त को संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल लागू रहेंगे और सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाएगा। 13 साल से कम या 75 साल से अधिक उम्र के लोग और 6 हफ्ते से अधिक की गर्भवती महिलाओं का इस वर्ष की यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होगा। आध्यात्मिकता और संस्कृति के महासमागम महाकुंभ की आज से विधिवत शुरुआत हो गई। कोविड महामारी के मद्देनजर हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन 30 अप्रैल तक होगा। एक शाही स्नान 11 मार्च को पहले ही संपन्न हो चुका है। इस अवधि में 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पर दूसरा, 14 अप्रैल को बैसाखी पर तीसरा और 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा पर चौथा और आखिरी शाही स्नान होना है। साथ ही 25 अप्रैल को उत्तराखंड की देव डोलियां भी कुंभ में स्नान करेंगी। इनके अलावा 13 अप्रैल और 21 अप्रैल को पर्व स्नान भी होगा। एक शाही स्नान 11 मार्च को पहले ही संपन्न हो चुका है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।